दोस्तों सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला होता है कि सर अगर कोई ईएसआई का मेंबर है तो उसकी दुर्घटना हो जाती है या मृत्यु हो जाती है या कोई भी कंडीशन हो जाती है तो उसके लिए दुर्घटना के बाद क्या प्रोसेस कर सकते हैं जिससे उसका पैसा मिल सके। क्योंकि पीएफ के द्वारा तो ये जानकारी सबको पता है कि पैसा मिलता है, मगर ईएसआई सिर्फ आपका एक इंश्योरेंस कवर है, मतलब आपको दुर्घटना होने पर ही आपको बेनिफिट मिलेगा, बाकी आप इसका पैसा नहीं निकाल सकते। तो वास्तव में बहुत से फ्रेंड्स को ये नहीं पता होता कि हम ईएसआई का लाभ कैसे लें। हमको चोट लग गई है या किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो उसके लिए, या डेथ हो गई है, मतलब कोई लेडीज़ है और मतलब वो गर्भवती है और उसका लाभ लेने के लिए ईएसआई से कैसे कैसे प्रक्रिया करनी होगी। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करते हैं ईएसआई से मिलने वाले सारे लाभ के बारे में, कैसे फार्म भरना है, कौन सा फार्म किस काम में आता है, कैसे प्रक्रिया कर सकते हैं, ऑनलाइन करेंगे या ऑफलाइन करेंगे, कितने टाइम के अंदर आपको उसको इन्फॉर्म करना होता है जिससे आपको बेनिफिट्स मिले। दोस्तों ध्यान रखना है, मैं इस वीडियो में थोड़ी वीडियो लंबी होगी क्योंकि जानकारी डीपली बताऊंगा, बिल्कुल एक एक पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं बिना स्किप के तो आपका एक एक क्वेश्चन का डाउट्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, फिर आप कमेंट में आगे पूछेंगे कि सर मेरी तो ये प्रोसेस हो गई थी, मुझे तो ये पता नहीं, बताइए आप कौन सा फार्म भरना है, कैसे फार्म भरना है। अगर आप बिना स्किप किए वीडियो देखते हैं, पूरी वीडियो देखते हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। फिर भी 1% अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप हमसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, हम उसका जवाब जरूर देंगे। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आज ईएसआई के बारे में, मिलने वाले लाभ और उसके कैसे फार्म करेंगे, कैसे उससे बेनिफिट्स लेंगे। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो बाद में आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मैं अभी आपको कुछ नहीं बोलूँगा, आपको जैसा वीडियो में इन्फॉर्मेशन मिले आप अपना सजेशन उस टाइप से दीजिएगा। आपको अच्छी लगती है वीडियो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और सभी दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। अभी आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो के लास्ट में आप कर सकते हैं जैसा आपको वीडियो का इन्फॉर्मेशन लगेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं फिर डिटेल के साथ में। तो दोस्तों जैसे कि पता है कि ईएसआई के जो मेंबर होते हैं उनके लिए बीमारी, मातृत्व, कार्यस्थल पर दुर्घटना या अस्थायी विकलांगता या फिर मृत्यु जैसी परिस्थितियों में आपको लाभ मिलता है। इसमें आपको इंश्योरेंस कवर मिलता है, ठीक है। इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं कि आपका पैसा जमा हुआ और आप उस पैसे को निकाल लें, मगर हाँ जब भी आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई भी हादसा हो जाता है, कोई भी आपको मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, उस टाइम पे आपको इसका बेनिफिट्स मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ईएसआई का क्या है और उसका क्या महत्व है, तो मैंने आपको बता ही दिया कि किसी की बीमारी है, मातृत्व है, कार्यस्थल पर दुर्घटना है, विकलांगता है या कोई एक्सपायर हो जाता है तब उसका बेनिफिट्स ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे बात करते हैं कि ईएसआई से दुर्घटना होने पर रिपोर्टिंग प्रक्रिया क्या होती है, मतलब आपको कितने टाइम के बाद आपको ईएसआई को इन्फॉर्म करना होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको 24 घंटे के अंदर इसको इन्फॉर्म करना है। किसको इन्फॉर्म करना है? आपको ईएसआई को इन्फॉर्म करना है। यहाँ पे लिखा है यदि किसी कर्मचारी को कार्य के दौरान चोट लगती है, गंभीर दुर्घटना हो जाती है या मृत्यु हो जाती है, ऐसी घटना में आपको 24 घंटे के अंदर आपको रिपोर्टिंग करनी है। वो किसके द्वारा करनी है? एक फार्म आता है फॉर्म 12, फॉर्म 12, इसके द्वारा आपको इन्फॉर्म कर देना है। इसको आप फिल करेंगे फॉर्म 12 को और आपको ये इन्फॉर्मेशन ईएसआई के पास पहुंच जाएगी, ठीक है। और दोस्तों ये 24 घंटे की जो नियम है वो कब लागू होगा? या तो आपको चोट लग गई है या कोई बंदा एक्सपायर हो गया। दूसरी चीज़ें हैं जैसे कोई मातृत्व वाली चीज़ें हैं या कोई और दूसरी चीज़ें हैं, उनके लिए फार्म की जरूरत नहीं है, 24 घंटे की प्रोसेस नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ दुर्घटना और मृत्यु में आपको इन्फॉर्म करना होगा ईएसआई को। ये जरूरी क्यों है भाई, है ना? क्यों हम फार्म 12 क्यों भरे? हम बाद में भी कर सकते हैं भाई, बंदा कोई एक्सपायर हो गया तो हम पहले अपना बंदे की वो प्रोसेस देखें कोई उसका जो करना है, या फिर हमको ये फार्म भरना जरूरी है। क्या बाद में नहीं कर सकते? 24 घंटे के बाद नहीं कर सकते? तो नहीं भाई, 24 घंटे के बाद का रिकॉर्ड आपको कंसीडर नहीं किया जाता। ये ईएसआई का रूल है। इससे होगा क्या? दुर्घटना का आधिकारिक रिकॉर्ड बनता है, ठीक है, कि आपने 24 घंटे में इन्फॉर्म किया। हो सकता है कोई ऑफिसर या कोई भी ईएसआई का मेंबर आपको इसको वेरिफिकेशन के लिए आपके घर आ सकता है या आपकी कंपनी में आ सकता है, या कोई भी डाटाबेस ले सकता है, ठीक है। और भविष्य में मिलने वाले लाभों को आधार पर तैयार किया जाता है, ठीक है। क्लेम प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती, मतलब आपको 24 घंटे में इन्फॉर्म कर देंगे तो आप ये जो आपकी 3 कंडीशन है ये आपकी फुलफिल हो जाती है, ठीक है। तो अगला आपका जो होगा कि सर हम जो फार्म 12 भरना है वो भरेंगे कैसे? ऑनलाइन भरेंगे या ऑफलाइन भरेंगे? तो ये दोनों प्रक्रिया है। कैसे? ऑनलाइन भी भर सकते हैं और ऑफलाइन भी भर सकते हैं। ऑनलाइन करने के लिए क्या होगा? आपको ईएसआई पोर्टल पर लॉगिन करना होगा, दुर्घटना संबंधित विवरण भरना होगा, आवश्यक दस्तावेज लगाना होगा और रिपोर्ट को सबमिट करना होगा। अब आपका आएगा कि सर डॉक्यूमेंट्स हमको कौन से लगाने हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में आगे बात कर लेंगे, अभी हम बात करते हैं, ठीक, ऑनलाइन प्रक्रिया। अब हो गई ऑफलाइन के लिए। भाई मुझको नहीं पता, ऑनलाइन मुझे लॉगिन नहीं करना आता, मुझे प्रोसेस नहीं पता कैसे करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, निर्धारित फार्म को भरें। अब फार्म कौन सा होगा? मैंने बताया, फार्म यहाँ बता दिया, फार्म
12 इसको फिल करना है। ठीक है, आवश्यक दस्तावेजों को अगर संलग्न करना है, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो हम वीडियो में लास्ट में बताएंगे आपको अभी, और ईएसआई ऑफिस के कार्यालय में जमा कर देना है। ठीक है, दोनों प्रक्रिया से हम कर सकते हैं। अब होता है कि आपके जो फार्म होते हैं ना, कौन कौन से फार्म होते हैं, कौन सा फार्म किस काम में आता है। तो जो फार्म 11 है वो आता है दुर्घटना की जानकारी कंपनी के वैधिक रिकॉर्ड को दर्ज करना आवश्यक होता है। फार्म 11 का क्या महत्व है, क्यों भरा जाता है? आप बोल रहे हो कि फार्म 12 भरना है, अब कह रहे हो फार्म 11 भरना है, तो ये क्या है उसके लिए बात कर लेते हैं। दुर्घटना का आधिकारिक रिकॉर्ड सुरक्षित करता है, वहाँ पे हमको इन्फॉर्म करना है फार्म 12 के द्वारा, बट फार्म 11 क्या होता है, आपको आधिकारिक रिकॉर्ड को सुरक्षित रखते हैं। भविष्य में क्लेम जैसी जो प्रोसेस की जाती है उनका सत्यापन होता है, वेरिफिकेशन होता है, कहीं आप गलत क्लेम तो नहीं ले रहे, और श्रम एवं सामाजिक सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करना होता है। ठीक है, ये फार्म 11 के अंतर्गत आते हैं, ये ईएसआई के अंडर में आता है। ठीक है, अब होता है ईएसआई कैश बेनिफिट्स क्लेम कैसे करें। भाई हमको पैसा लेना है, हमको कोई प्रोसेस लेनी है, तो हम करेंगे कैसे? तो इसके लिए है कि आपको करना क्या है, आप इस स्टेप को फॉलो करना है। पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको ईएसआई के पोर्टल पर लॉगिन करना है, आपको यूजर नेम पासवर्ड डाल के। दूसरे में आपको कैश बेनिफिट्स विकल्प को चुनना है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपको क्या दिखेगा, वैल्यू एडिट सर्विस सेक्शन पे जाएंगे, यहाँ पे होगा कैश बेनिफिट्स क्लेम रिक्वेस्ट सबमिशन विकल्प पर क्लिक करेंगे और संबंधित लाभ का चयन करेंगे। ठीक है, और जो भी आप लाभ लेना चाहते हैं उसको आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब आप बात आई कि सर आपने बोला था कि डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे, तो अब डॉक्यूमेंट्स पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो डॉक्यूमेंट्स क्या है, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा, आपको दुर्घटना हुई है जो भी आपकी प्रोसेस हुई है, अगर दुर्घटना हुई है तो दुर्घटना रिपोर्ट लगेगा, पहचान संबंधित दस्तावेज लगेंगे, किसके लगेंगे, जो बंदा चोट लगी है या फिर जो बंदा एक्सपायर हुआ है। ठीक है, और अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र जो भी आपको हॉस्पिटल से मिलेंगे, जो आपको प्रूव कर पाएं कि वास्तव में जो बंदे की चोट लगी है या एक्सपायर हुआ है वो वही बंदा है जिसका ईएसआई में रजिस्ट्रेशन है या ईएसआई का मेंबर है। ठीक है, यहाँ पे यदि कोई प्रमाण पत्र ऑनलाइन दिखाई नहीं देता है तो उसकी कॉपी मैनुअली सर्टिफिकेट के रूप में भी अपलोड की जा सकती है। मतलब आपको कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है कि भाई उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं है, हमारे पास सिर्फ उसका फोटो कॉपी है, तो आप उसको भी मैनुअली सर्टिफिकेट को अपलोड भी कर सकते हैं या फिर साथ में जमा भी कर सकते हैं जब आप ऑफलाइन फार्म जमा करेंगे। ठीक है, अब क्या है कि ईएसआई के प्रमुख कैश बेनिफिट्स और उनके फार्म। अब आपको ये आ गया कि सर जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो ठीक है हम समझ गए, मगर कौन सा फार्म किस काम आएगा उसके लिए बात कर लेते हैं। यहाँ होगा कि बीमारी के लिए, अगर आप बीमार हो गए हैं तो उसके लिए फार्म है फॉर्म 9। फॉर्म 9 आप फिल करेंगे और लाभ मिलने पर क्या होगा, प्रमाणित बीमारी के दौरान मजदूरी का लगभग 70% भुगतान किया जाएगा। मतलब आपकी सैलरी अगर कितनी है 10,000 रुपये है तो आपको 7,000 रुपये तक का भुगतान मिलेगा। कब? आपको चोट लगने पर, बीमार होने पर, जो भी आपकी कंडीशन है, आप जॉब नहीं कर सकते उस टाइम पीरियड पे तब। मगर फार्म कौन सा होगा, फॉर्म आपका 9 होगा। ठीक है, ये कब मिलता है, जब कर्मचारी चिकित्सीय रूप से कार्य करने में असमर्थ घोषित हो जाए। मतलब आपका हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं वो ये वेरीफाई कर दें कि भाई बंदा भी काम नहीं कर सकता, उस कंडीशन पर आपको 70% तक का भुगतान मिलेगा। ठीक है, अब दूसरा आता है कि मातृत्व लाभ। ठीक है, जो महिलाएं होती है, माता बहनें हैं, जो अगर वो गर्भवती हैं तो उनके लिए फार्म आता है फॉर्म 19 और फार्म 23। ठीक है, इसमें क्या है, मिलने वाला लाभ क्या है, आपको 26 सप्ताह तक का पूर्ण वेतन। ठीक है, मतलब कितना हो गया, 100% मिलेगा। 26 सप्ताह मतलब हो गए एक महीने में 4 या 4.5 सप्ताह होते हैं। ठीक है, तो आप खुद कैलकुलेट कर लेना कि इसमें कितने महीने हो गए आपको। अगर आप 4 से इसको डिवाइड करेंगे, खुद कैलकुलेशन कर लेना, 28 हफ्ते में कितना वेतन बनेगा आपको, कितने महीने बनेंगे, उसकी आपको पूरी सैलरी मिलेगी। कंपनी आपको पूरी सैलरी देगी। कंपनी से मतलब होता है ईएसआई के द्वारा आपको इसका लाभ दिया जाएगा। ठीक है, और आपका फार्म कौन सा होगा, फॉर्म 19 या फॉर्म 23। ठीक है, ये मिलता किसके लिए, मैंने बता ही दिया कि आप गर्भवती महिलाएं हैं। ठीक है, अब आता है फॉर्म 3 कि दुर्घटना या अपंगता होने पर, डिसेबिलिटी में होने पर आवश्यक फार्म कौन सा होगा इसके लिए, फार्म 12 और फार्म 14। मैंने बताया इन्फॉर्म करने के लिए फार्म 12 होता है और अगला फार्म होता है फार्म 14। ठीक है, मिलने का लाभ क्या है कि कार्यस्थल पर चोट लगने पर या विकलांगता की स्थिति में वित्तीय सहायता है। ठीक है, और दूसरा अस्थायी या स्थायी विकलांगता के लाभ को आधार पर होता है इसका। ठीक है, इसके मिलेगा। अब होगा कि सर ये तो फार्म हमारे 3 हो गए कि फार्म 12 हो गया, फार्म 9 हो गया, फार्म 12 और 14 हो गया। अब क्या दूसरे भी कोई फार्म होते हैं जिसकी हमको जानकारी नहीं है, तो मैंने उसके लिए क्या कर रखा है, इस आर्टिकल का लिंक मैं इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको जाकर जरूर पढ़ सकते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन मैं तो आपको बता ही रहा हूँ, इस प्रकार की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने अपने आर्टिकल में डाल रखी है, अपनी वेबसाइट में डाल रखी है, आप जरूर पढ़ सकते हैं। तो आप इस आर्टिकल को जरूर पढ़ लीजिएगा और हमें यहाँ पे ज्वाइन भी कर सकते हैं इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए। यहाँ पे आपको लिखित सामग्री मिल जाएगी। आप जब भी कभी भूल जाएंगे कि सर ने बताया वीडियो में कि ये फार्म होते हैं, अब आप इस प्रोसेस को 1 महीने बाद देखने जाएंगे कि तो आप भूल जाएंगे कि सर आपने तो फार्म कौन सा बताया, तो मैं भूल गया कौन सा फार्म किस काम आता है, तो आपको दोबारा से वीडियो देखनी पड़ जाएगी फिर। ठीक है, तो आपको क्या करना है,
इस आर्टिकल का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इस आर्टिकल को ओपन कर लीजिए। जिस भी जानकारी के हिसाब से आपको जो आर्टिकल का जो फॉर्म चाहिए उसको आप पढ़ लीजिए और अपनी प्रोसेस आगे कर लीजिए, क्योंकि वीडियो के माध्यम से आप पूरी वीडियो देखेंगे और कोई लिखित सामग्री होती है तो आपको उसी पॉइंट को पढ़ेंगे और अपनी प्रॉब्लम का समाधान प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि फार्म कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे मैंने ना फार्म के जो केस हैं, मतलब जैसे एक्सीडेंट होने पर कौन सा होगा, फार्म 11 और फार्म 12। ये फार्म क्या है, दुर्घटना रजिस्ट्रेशन में एंट्री होती है। फार्म 12 क्या होता है, आपको रिपोर्ट करता है, रिपोर्ट भेजने के लिए होता है। और ये फार्म 11 आपको रजिस्ट्री होती है, एंट्री होती है। ठीक है, दोनों फार्म अलग अलग होते हैं, आपको सुनने में दोनों एक जैसे ही लगेंगे पर इनका अपना अपना अलग महत्व है। ठीक है, दुर्घटना होने पर और बीमारी होने पर दोनों पर फार्म 9 होता है। ठीक है, तो मैंने सभी फार्म की उसके आगे की क्या उपयोगिता है, किस फार्म के लिए बेनिफिट्स मिलेगा वो मैंने बता रखा है, आप इसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब क्लेम करते समय ध्यान क्या रखें, पैसा रिजेक्ट ना हो, हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो, तो क्या करना है, समय सीमा का पालन करना है, ध्यान रखना है। मैंने बता दिया 24 घंटे की आपको जानकारी देनी है, दस्तावेजों को सुरक्षित रखना है। ठीक है, आपको सभी मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी फोटो कॉपी है उनको रखना है, जानकारी सही भरें, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप ऐसा ना करें भाई लगी तो आपको छोटी सी चोट है और आपने बोल दिया भाई मैं परमानेंटली डिसेबल्ड हो गया, ये है, तो ऐसा नहीं करना है। जो भी आपका सही जानकारी है उसको आपको भरना है, वरना आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा और आपको कुछ भी बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। हो सकता है जो आपको चोट से पैसे मिलने वाले थे वो आपने लिख दिया कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, डिसेबल्ड हो गया, तो फार्म रिजेक्ट करेंगे, तो जो डिसेबल्ड का पैसा था वो तो नहीं मिलेगा, जो छोटी चोट लगी थी उसका भी आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। तो सही जानकारी भरनी है। यहाँ लिखा है ना, गलत जानकारी क्लेम होने पर या देरी होने पर फार्म अस्वीकृत हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे ऑनलाइन जो स्टेटस है उसको भी जांचते रहें। जब आप फार्म लगाएंगे तो आपका ऑनलाइन क्लेम को उसको ट्रैक कर सकते हैं और कंपनी से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे वो जल्दी आपका फार्म की प्रोसेस कंप्लीट कर दे। क्यों? क्योंकि कुछ फार्म जो आपको मैंने बता दिए यहाँ पे प्रोसेस होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि HR के पास में रिलेटेड डिपार्टमेंट जैसे ESI डिपार्टमेंट है, उनके सभी के कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, कोई ना कोई पर्सन वहाँ जुड़ा होता है उनसे, तो डायरेक्ट उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उनसे भी अपना संपर्क बनाए रखना है अपने HR से। ठीक है, यहाँ पे होगा कि आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट ना हो। ESI में क्या है कि गलत जानकारी ना भरें, आवश्यक दस्तावेजों की कमी ना करें, दुर्घटना की रिपोर्ट समय पर करें, पात्रता शर्तों को पूरा करें और फार्म में त्रुटि नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो निष्कर्ष है वो आप पढ़ सकते हैं, मैंने बता ही दिया कि इसमें कुछ नहीं करना, 24 घंटे के अंदर आपको इन्फॉर्म करना है। चोट लगने पर आपको फार्म 12 करना है और फार्म 11 को जो रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन भी डाल रखे हैं आपके हिसाब से कि आपके क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। फिलहाल तो मैंने इस वीडियो में आपको बता ही दिया है, फिर भी मैं आपके हिसाब से क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ, आपको जवाब वहाँ से मिल जाएगा कि ESI दुर्घटना की रिपोर्ट कितने समय के भीतर करनी चाहिए। ये आपको क्वेश्चन मैंने यहाँ बता दिया, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको कितने टाइम में करना है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, फार्म 12 के माध्यम से 24 घंटे के अंदर आपको ESI कार्यालय में लगाना है रिपोर्ट। ठीक है, ESI कैश बेनिफिट्स क्लेम ऑनलाइन कैसे करें वो आपको बता दिया। ESI पोर्टल में लॉगिन करना है, वैल्यू एडिट सर्विस पर जाना है, कैश बेनिफिट्स क्लेम रिक्वेस्ट सबमिशन विकल्प को चुनना है और क्लेम को जमा कर देना है। ठीक है, बीमारी लाभ के लिए कौन सा फार्म आवश्यक है, तो बीमारी के लिए, सिकनेस के लिए कौन सा फार्म है, मैंने बता दिया फॉर्म 9 होता है इसके लिए। ठीक, इसी प्रकार से मातृत्व लाभ में कितना भुगतान मिलता है, तो आपको पता है 26 सप्ताह का 100% तक की आपको सैलरी मिलती है। ठीक है, अगला है दुर्घटना अपंगता लाभ लेने के लिए कौन सा फार्म भरा जाता है, आपको पता है, मैंने बता दिया फार्म 12 और फार्म 14 दोनों ही आवश्यक है, दोनों भरे जाते हैं। यदि कोई सर्टिफिकेट ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है तो क्या करें, मैंने बता दिया, ऐसे मामले में संबंधित प्रमाण पत्र की कॉपी मैनुअल सर्टिफिकेट के रूप में अपलोड की जा सकती है, अपलोड कर सकते हैं या ESI ऑफिस में जमा कर सकते हैं ऑफलाइन माध्यम से। क्या ESI क्लेम मोबाइल से भी किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, मोबाइल से भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन का तो आप मोबाइल से कीजिए, लैपटॉप से कीजिए, किसी से कीजिए, सभी से कर सकते हैं। ESI क्लेम स्वीकृत होने में कितना समय लगता है, ये सबसे बड़ा डाउट रहता है कि सर मैंने तो फार्म जमा कर दिया, मुझे बेनिफिट्स मिलेगा कितने टाइम में, तो ये दस्तावेजों की जांच और संबंधित कार्यालय की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। अगर आपके सही डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज पूर्ण हैं, तो आपकी प्रक्रिया तेज हो सकती है, मतलब बहुत जल्दी फार्म अप्रूव हो जाएगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्मली अगर आपका सब कुछ ठीक है, आप बिल्कुल सही तरीके से फार्म जमा किया है और आपने जो जानकारी दी वो बिल्कुल ठीक है, तो आपका 2 से 3 हफ्ते में ये प्रोसेस आपका हो जाएगा। एक इसमें फार्म और होता है कि डेथ होने पर एक फनल फार्म होता है, मतलब दाह संस्कार के लिए होता है, उसमें आपको पैसे मिलते हैं, तो उस पैसे को जल्दी से जल्दी फार्म अप्रूव हो जाता है, मगर ध्यान रखना उसके लिए भी आपको 24 घंटे के अंदर आपको ESI ऑफिस में आपको इन्फॉर्म करना है। दोस्तों आई होप आपको पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी और सारी जानकारी को बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पे लिखा है। फिर भी आपको कोई जानकारी अधूरी रह गई हो, आपका कुछ भी डाउट्स हो या आपको कुछ समझ में ना आया हो, तो आपको करना क्या है, मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। क्योंकि हो सकता है वैसे तो मैंने आपके सारे क्वेश्चनों की जो प्रोसेस थी यहाँ पे जरूर ली है,
आपको कोई डाउट्स लग रहा हो तो मुझे जरूर इन्फॉर्म कर सकते हैं, जरूर बात कर सकते हैं। दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में आपको सब्सक्राइब करने को नहीं बोला, अगर आपको लगता है वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, मुझे बहुत अच्छा लगा, समझ में आया कि क्या क्या प्रोसेस होती है, तो आपके लिए एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। और ये वीडियो अपने सभी फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन सभी के टाइम पर पहुंच जाए तो आपका एक शेयर उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हो सकता है काश उनके साथ कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो जाए और उनको जानकारी का अभाव हो तो उनका इनका लाभ ना मिल पाए। अगर आप एक शेयर करेंगे तो वो भी चीज़ को सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, उनको भी बेनिफिट्स मिलेगा और ये चैन सिस्टम हो सकता है सभी के पास पहुंचे, तो आपका एक शेयर उनके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए।